सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ज्योति। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि चैप्टर का नाम है सेल डिवीजन और सेल साइकिल। तो साइकिल का मतलब आप समझ गए होंगे, सेल का मतलब सेल, और साइकिल जो है सेल साइकिल मीन्स जब सेल डिवाइड करती है तो वो एक प्रोसेस में डिवाइड करती है, उसको हम मतलब एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। मीन्स एक के बाद एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है, इसी को हम साइकिल में बोल जाते हैं। और ये डिवीज़न मीन्स जो सेल है, एक सेल जो बन रही है डेट इज़ इसके अंदर वो है, और ये क्या करेगी, दो सेल्स में मीन्स दो सेल में डिवाइड हो जाएगी, और इसका सब कुछ जो भी उसके ऑर्गेनल्स हैं और जो भी कुछ है वो सब इसको मिलेगा, क्योंकि सब कुछ डिवाइड होता है। डिवीज़न का मतलब यही है कि एक जो सेल है वो इसको हम पेरेंटल बोलेंगे, मीन्स मेन सेल है, इससे दो सेल्स बन गई, और ये फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये भी दो बनाएगी। ओके, जैसे यहाँ पे ये दो बना लेगी ऐसे, और ये भी जब डिवाइड करेगा तो ये भी दो बना लेगा। मैं साइज थोड़ा छोटा कर रही हूँ, लेकिन इसमें साइज छोटा नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये फर्दर जो डिवाइड करती जाएंगी तो ये इसको सेल डिवीज़न कहते हैं। और सब कुछ इसको एक सेल से जब दो सेल्स बनेंगी तो उसमें जो डीएनए होगा, जो सेल ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सारी चीज़ें जो हैं इक्वली डिवाइड होंगी, ठीक है। तो वो साइक्लिक प्रोसेस होता है, और डिवीज़न मीन्स एक सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। और क्योंकि डिवीज़न होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर सेल जो होती है ग्रो करती है और रिप्रोड्यूस करती है। ग्रोथ के लिए ग्रो करती है। ग्रो करने का मतलब है एक सेल से दो सेल, जैसे हम बड़े होते हैं, छोटे बच्चा एक जैसे बड़ा होता है तो उसके सेल्स डिवाइड करेंगे तभी वो बड़ा होगा। जैसे अगर जाइगोट बनता है, मीन्स जब जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल ओवा और स्पर्म जो है जब फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बन जाता है। ओके, तो अभी तो 2n हो गया, बट ये केवल एक सेल, सिंगल सेल है ना, एक ही सेल बनती है एक से, तो लेकिन ये एक सेल तो नहीं रहेगी, इसको ग्रो करना है, ग्रो करके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना है। मीन्स हमें हमारे जो अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जैसा ही एक पूरा एक नया ह्यूमन बनाना है उसको एक सेल से। तो ये क्या करेगा, डिवाइड करते जाएगा, मल्टीपल बार डिवाइड करेगा, एक दो ऐसे करते करते मल्टीपल सेल्स बना लेगा। और जब वो सेल्स एक दूसरे को मतलब वो सेल्स क्या करती हैं, अरेंज होती हैं, और तब जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। वो काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है। अब हमें पता है कि अभी ह्यूमन्स टेक 9 months लाइक ह्यूमन टू गिव बर्थ, मतलब एक बच्चे को जन्म देने में मतलब 9 महीने का उसको ग्रो करने और पूरे ह्यूमन के फॉर्म में आने में 9 महीने लग जाते हैं। तो पूरा टाइम वो सेल डिवाइड करती रहती है, ग्रो करती रहती है, डिवाइड करती रहती है। दूसरा है रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या है, जैसे हमें अपने जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म, अपने स्पीसीज़ को मेंटेन करने के लिए जो भी कोई भी जानवर है वो रिप्रोड्यूस करता है, मतलब अपने जैसा एक बच्चा पैदा करता है, उसको हम रिप्रोडक्शन करते हैं। वो भी कैसे होगा, वो भी इसी तरीके से होगा, जब सेल डिवाइड करेगी एक सेल से दो सेल्स तभी वो बनता है। जैसे हमारे जो ओवा होता है, ओवा जो है वो किससे, जो मदर के अंदर जो सेल होती है उसे डिवाइड करके बनता है। एक पोलर सेल बन जाता है और एक ये हमारा ओवा बन जाता है, ठीक है। ये भी एन होता है, ये भी एन होता है, ठीक है। ऐसे ही स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है रिप्रोड्यूस होने के लिए ये बन रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है एक मीन्स ऑर्गेनिज्म को लाइव करने के लिए। तो ये इसलिए सेल डिवीजन और सेल साइकिल होती है। तो आपको ये पता चल गया कि कैसे होता है, ठीक है। और हमेशा एक सेल जो है दो सेल में ही दो इक्वली डिवाइड होगी, दो सेल में, फिर वो दो सेल्स 4 सेल बना लेंगी, फिर वो 4 सेल 8 सेल बना लेंगी, ऐसे करके नंबर इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो अब सेल साइकिल के बारे में हम जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, अभी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना है, अपने जैसे एक चाइल्ड पैदा करना है और उसको भी ग्रो करना है। जैसे हमारी कोई भी सेल कहीं भी ब्रेक हो जाता है, कहीं कट लग जाता है, तो एक दो दिन के बाद वो सेल अपने आप को रिकवर कर लेती है। कैसे, ग्रो करके और चीज़ों को रिपेयर करके। तो वो पूरे शरीर में हमारे सेल डिवीजन का साइकिल
चलता ही रहता है कहीं ना कहीं। और जो हमारा रिप्रोडक्टिव आर्गन है वहाँ पे तो हमेशा जैसे अगर मेल की बात करें तो स्पर्म तो हमेशा फॉर्म होता रहता है। ओवा भी हमेशा उसको 1 महीने लगते हैं फॉर्म होने में और पूरी तरीके से ओवा के फॉर्म में आने में। तो कई पूरे शरीर में वो चलते रहते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही होता है। हेयर का देख लीजिए, वो हमेशा बनते रहते हैं ऐसे करके, हमारे हेयर गिरते हैं फिर वो दोबारा से आ जाते हैं। स्किन बहुत लोग अपने मतलब स्किन को क्लियर कराते हैं, पूरे शरीर पे हमारे बाल होते हैं लेकिन बहुत लोग बाल हटाते हैं लेकिन दोबारा से बाल आते हैं ना। वो कैसे आते हैं? जब सेल डिवाइड नहीं करेगी तो कैसे आएगा? तो यही है कि पूरे टाइम हमारे शरीर के अंदर वो सेल डिवीज़न होता ही रहता है। ठीक है, ये इसका रीज़न हो गया क्यों सेल डिवीज़न होता है। तो अब ये है ऑल जो भी प्रोसेस है ड्यूरिंग दिस डिवीज़न ऑफ सेल। तो जब सेल डिसाइड कर लेती है कि मुझे डिवाइड करना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, तो वो एक साइकिल के फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेल डिवीजन में डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ। सेल ग्रो करने का मतलब क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स एक डीएनए जो है, मान लीजिए ये डीएनए है, उसको अपने जैसा ही 2 डीएनए बनाना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन। और सेल ग्रो करने का मतलब है कि वो सेल जो है अपने अंदर जो भी उसके पास प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, या फिर कोई भी चीज़, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, उन सारी चीज़ों को डबल करना है। ठीक है, तो उसको हम जब एक सेल के अंदर डबल चीज़ें आ जाएंगी तो क्या होगा? वो सेल खुद ब खुद बड़ी दिखेगी ना, बड़ी दिखती है। और कुछ टाइम के बाद फिर वो ऐसे करके उनके अंदर एक फरो बनता है ऐसे, और ये 2 सेल्स डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे करके 2 सेल्स बन जाएंगी। ठीक है, ऐसे। तो ये है ऑल दिस प्रोसेसेस, जैसे कि सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड द सेल ग्रोथ हिंस हैव टू टेक प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम। ठीक है, ये जो प्रोसेस है बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। अगर ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में ना हो, सेल कंटिन्यूसली ग्रो करने लगे अपने मन से, वो किसी कंट्रोल में ना हो, तो जो कैंसर होता है कैंसर का केस यही होता है कि सेल अपने मन से डिवाइड करती है, उसको वो किसी की बात नहीं सुनती। सेल डिवीज़न रेप्लिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, रिपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए कहीं पे डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में कोई मिस्टेक हो गया सेल से, तो उसको रिपेयर कर रहा है कि नहीं। तो क्या होता है कि सेल लगातार अपने आप से मतलब ओवर ग्रो करती है, और वही जो ओवर ग्रो सेल्स होती हैं वो पूरे बॉडी में मूव करने लगती हैं ब्लड के साथ, मतलब वहाँ से रिलीज होती रहती हैं और ब्लड के साथ मूव होती हैं, और कहीं पे जाके फिर से वहीं पे वो ग्रो कर सकती हैं। कहीं भी किसी भी ऑर्गन में कहीं भी जाके वो सेटल डाउन हो जाएंगी और वहाँ पे फिर से ग्रो करना शुरू कर देंगी। वही हमें सिस्ट के फॉर्म में लाइक ट्यूमर, उसी को हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है, और इंश्योर होता है कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहें, और जो प्रोजनी है उसको एक पूरा कंप्लीट जो है डीएनए मिले। ओके, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा डीएनए मिल रहा है, ऐसा नहीं तो फिर वो जो सेल होगी उसके अंदर अगर डीएनए जो है, जीनोम जो है इंटैक्ट नहीं होगा, तो आगे जो सेल है वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि म्यूटेशन हो जाता है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन हो जाएगा तो मान लीजिए अगर डाउन सिंड्रोम आपको पता हो, डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम ये होता है कि जो हमारा 23rd क्रोमोसोम है, 23rd, उस पर ट्रिपलेट मीन्स ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, ट्राइसोमी का मतलब है कि जाना चाहिए 2 क्रोमोसोम तो चला गया 3 क्रोमोसोम। सो ये एक साथ जैसे दो करके 2 उसमें जाना चाहिए सेल्स में, लेकिन ऐसा हो जाता है कि एक में 3 चला जाता है और एक में 1 ही रहता है, तो ये केस हो जाता है। तो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन तो ठीक से हुआ, लेकिन उसका सेल्स का जो क्रोमोसोम है वो अच्छे से सेग्रीगेट नहीं हुआ ठीक से, तो इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हुआ, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो ऐसे होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अच्छे से। और
ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल replicates genome, synthesize the other constituent of cell and eventually divide into two daughter cell is termed as cell cycle। इसी पूरे प्रोसेस को, जिसमें कि सेल अपने आप को रेप्लिकेट करती है अपने जीनोम को, और भी ऑर्गेनेल्स जो है उनको कंस्टिट्यूएंट जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको डुप्लीकेट मतलब डबल कर ले, वो प्रोसेस हम उसको सेल साइकिल कहते हैं। Although cell grow in terms of cytoplasmic increase is a continuous process, DNA synthesis occurs during जो सेल जो ग्रो होता है ना सेल का, तो सेल तो पूरे टाइम ग्रो करती है, ठीक है, जो पूरी साइकिल है उसमें पूरे टाइम सेल ग्रो करती रहती है, लेकिन जो सेल जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो स्पेसिफिक फेज में होता है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो जो डीएनए का सिंथेसिस है वो स्पेसिफिक फेज में होता है, और जो सेल का फेज होता है उसको हम अभी देखेंगे, उसको हम एस फेज बोलते हैं, ठीक है। एस का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, तो डीएनए का सिंथेसिस एस फेज में। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन में पूछते हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो किस फेज में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब साइकिल देखते हैं। तो अब जो साइकिल कह रहे हैं तो इसमें अलग अलग फेज होंगे, कौन कौन सी फेज एक दूसरे के बाद एक के बाद एक आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, जो पहले तो 24 आवर्स लग जाते हैं एक सेल को डिवाइड करने में, ठीक है। जो मीन्स एनिमल सेल्स हैं और यूकैरियोटिक सेल्स हैं बेसिकली, लेकिन ईस्ट को, जैसे ईस्ट जो होता है, ईस्ट एक क्या है, फंजाई है, इसको 90 मिनट्स लगते हैं, मीन्स 1.5 घंटे लग जाते हैं इसको सेल साइकिल कंप्लीट करने में। तो हर सेल्स के लिए ये अलग अलग टाइम हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है 24 आवर्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि यूकैरियोटिक सेल्स को डिवाइड होने में कितना टाइम लगेगा, तो आप एग्ज़ाम में 24 आवर्स लगा के आ सकते हैं, 23, 24 ऐसे करके, तो वो सही होगा। इस जो है एक मीन्स जो हम जनरली हम यही मानते हैं कि 24 आवर्स हमें लग जाते हैं सेल साइकिल को कंप्लीट होने में। तो अब सेल साइकिल जो है वो 2 फेज में डिवाइड है। फर्स्ट जो है इसको हम एम फेज कहते हैं, ठीक है, और जो दूसरा है इसको हम इंटरफेज कहते हैं, इंटरफेज, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो फर्स्ट फेज है वो इंटरफेज है, सेकंड जो है एम फेज है। सो एम फेज का मतलब होता है माइटोसिस फेज। माइटोसिस का मतलब होता है कि सेल डिवाइड करेगी इसमें, और जो इंटरफेज होता है दो एम फेज के बीच में जो जगह होती है उसको इंटरफेज बोलते हैं। इंटर मतलब दो एम किसी चीज जो दो सेल साइकिल है उसके बीच में एक इंटरवल आएगा, और इंटरवल इसलिए आएगा क्योंकि सेल्स को पहले ग्रो करना है, डीएनए का सिंथेसिस करना है, पहले ग्रो करना है, डीएनए का सिंथेसिस करना है एस फेज में, और G2 फेज में ग्रो करना है। फिर मतलब सेल्स को पूरी तरीके से तैयार करना है ताकि वो एम फेज में आके सेल अपने आप को 2 में डिवाइड कर ले। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सेल है, ये जब ये सारे साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो ये 2 में आके एम फेज के लास्ट में 2 में कन्वर्ट हो गई। एक सेल जो है दो सेल्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ऑकर्स। तो जो सेल डिवीजन का लाइक जहाँ पे सेल डिवाइड होती है उसको माइटोसिस फेज बोल देते हैं। और आप देखोगे कि जो मोस्टली जो हमें सेल डिवीजन दिखता है कि हाँ सेल डिवाइड कर रही है, वो हमें एम फेज में ही दिखेगा। हमें इंटरफेज में ये पता नहीं चलेगा कि सेल क्या कर रही है, और लेकिन सेल सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होती है वो इंटरफेज के अंदर होती है। जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया कि जो सेल है वो ग्रो करती रहेगी, कह रही थी कि जैसे अभी मैंने दिखाया कि एक सेल जो है, मान लीजिए एक सेल है, उसको डिवाइड करना है, हम इस सेल ने डिसाइड कर लिया कि इसको डिवाइड करना है, तो ये पहले क्या करेगी, पहले ग्रो होगी, ठीक है, लगातार ग्रो होती रहेगी, और एक सेकंड फेज आएगा तो पहले ग्रोथ फेज को हम जी का मतलब है ग्रोथ, फिर एस फेज आएगा,
एस फेज में डीएनए सिंथेसिस हो जाएगा 1/4, लाइक मान लीजिए 2n है और 2 उस फेज में जो डीएनए होता है उसको हम टीसी के 2C, सी का मतलब क्वांटिटी होता है, एन का मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड मीन्स एक क्रोमोसोम के 2 कॉपी होंगे, उसको हम एन से डिवाइड करते हैं। और सी का मतलब है क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी है, तो उसको 2n क्वांटिटी बोल देते हैं, ठीक है। जब ये एस फेज क्रॉस कर लेगा तो इसके बाद जो है 4C लेकिन 2n, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा लेकिन इसकी क्वांटिटी डबल हो जाती है ताकि वो 2 सेल्स में आगे बढ़ जाए। तो 2n तो रहेगा ही लेकिन 2C होना चाहिए इसको आगे जाके। फिर आता है एम फेज, ठीक है। एम फेज में आएगा, फिर यहाँ पे सेल 1 सेल से 2 सेल बन जाएगी। एक सेल से यहाँ पे 2 सेल्स आपको दिख जाएगी। जब हम मीन्स अगर लाइव देखना हो माइक्रोस्कोप में तो हमें इंटरफेस में कोई भी चेंजेस सेल्स के अंदर नहीं दिखेंगी, लेकिन जो एम फेज है हमें वो प्रॉपर जो है उसमें हम लाइक उसको अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी सेल इस फेज में चल रही है, अभी सेल इस फेज में चल रही है, तो ये हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सा फेज होता है। तो 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन हमने मान लिया है, ठीक है, किसी भी ह्यूमन सेल्स को प्रॉपर डिवाइड होने में। लेकिन जो टाइम लगता है 24 आवर्स का जो एम फेज है उसमें बस 1 आवर ही लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली। जो 23 आवर्स है वो इंटरफेज में लगते हैं, ओके। मीन्स काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि इस फेज में सेल्स को पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करना होता है और डिवीज़न होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे इज मोर देन एनफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। मीन्स जो 95% है, अगर 24% का 95 देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 आवर्स में 1 आवर्स बेसिकली होता है, उसमें एम फेज कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन इंटरफेज के लिए इसको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो मोस्टली सेल जो होता है पूरा टाइम, अगर जो डिवाइडिंग सेल है वो इंटरफेज में ही आपको मोस्टली रहेगी, ठीक है। तो एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस में जो हमारा डीएनए होता है वो उसका डिवीजन होता है करस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। पहले जो है सेल्स के अंदर जो डीएनए है, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर डीएनए है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का मतलब आप जानते होंगे, साइटोप्लाज्म मीन्स जो लिक्विड प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर, डेट इज साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस है। तो इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। सो यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस होगी, ये साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म दैट इज दिस इज न्यूक्लियस। एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो पहले क्या डिवाइड होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा ना, पहले डिवाइड न्यूक्लियस होता है, उसके बाद जिससे है साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। मतलब साइटोप्लाज्म तो ये एक जो है 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। तो जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो साइंस में कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे तो साइटोकाइनेसिस लिखा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। द इंटरफेज तो कॉल्ड रेस्टिंग फेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं क्योंकि हमें इसमें कोई भी हलचल सेल्स के अंदर दिखाई नहीं देती। is a time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in a orderly manner। ऑर्डर के साथ चल रहे हैं, जो मैंने बताया कि पहले G1 में आएगा, फिर S में आएगा, फिर G2 में आएगा, इसको G2 बोलते हैं, जिसमें कि 4C हो गया है हमारा DNA का कंटेंट। तो ये ऐसे ही चलता है। ऐसा नहीं कि सेल जो है पहले G1 में है तो G2 में तुरंत आ जाएगा यहाँ से यहाँ, इसको स्किप कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। सेल्स को इसी मैनर में चलना होता है, वो कोऑर्डिनेटेड होता है दूसरे से। पहले ग्रो करेगी, फिर डीएनए का सिंथेसिस करेगी एस फेज में, फिर G2 फेज में आ जाएगी, और फिर यहाँ से एम फेज आएगा और एम फेज में सेल डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज। तो इसको हम गैप फेज भी बोल देते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है तो हम ग्रो फेज भी बोल देते हैं। लेकिन मोस्टली
एनसीईआरटी में गैप दिया हुआ है तो हम उसको गैप ही पढ़ेंगे, बट वी कैन कॉल लाइक बिकॉज इसमें क्या होता है कि ग्रो सेल्स हर चीज़ से हर तरीके से ग्रो होती है। करस्पॉन्ड टू द इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये गैप है किसमें, जो कि एम फेज में और जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसके बीच का एक गैप है, ठीक है, इसलिए इसको हम G1 गैप नंबर 1 बोल रहे हैं। ड्यूरिंग G1 फेज सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो। अब G1 फेज में क्या हो रहा है कि जो सेल है बहुत एक्टिव है, मतलब उसको बहुत सारे प्रोटीन चाहिए, बहुत सारे एंजाइम चाहिए, उसको सिंथेसिस कर रहा है और लगातार ग्रो भी कर रहा है। बट डीएनए का सिंथेसिस इसमें नहीं होता है। डीएनए का सिंथेसिस जो है एस फेज में होगा। एस फेज का मतलब है एस सिंथेसिस फेज एंड, और ये पीरियड है जहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस या फिर रेप्लिकेशन होता है। एक डीएनए जो है, एक डीएनए का पूरा जीनोम जो है 2 जीनोम में डिवाइड हो जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो पहले जो होता है 2C होता है। अगर यहाँ पे G1 में की बात करें तो हम 2C और 2N कहेंगे, और लेकिन S की बात करें तो S में भी ये 2C और 2N ही है। जब S फेज कंप्लीट हो जाएगा तब ये 4C होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। मतलब अगर हमारे पास 23 क्रोमोसोम हैं तो 23 ही रहेंगे, लेकिन इसका क्वांटिटी जो है, मतलब एक क्रोमोसोम में अब 2 नहीं 4 के बराबर क्रोमोसोम डीएनए प्रेजेंट होगा। ये पेयर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये 4C क्यों है, क्योंकि उसको आगे जाके डिवाइड करना है और 2C में चेंज होना है। अगर ये 2C ही रह जाएगा तो जब डिवाइड करेगा तो CC मिलेगा, क्वांटिटी डीएनए का आधा हो जाएगा, जो हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमारा जो सेल बने, डॉटर सेल बने, उसके अंदर भी सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए कुछ भी, 1 कॉपी नहीं 2 कॉपी जाना है, ठीक है। इसलिए ड्यूरिंग दिस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, ठीक है, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डोनेटेड बाय, अगर हम 2C से करें जो मैंने बता दिया तो इंक्रीज टू 4C के बराबर हो जाता है। और देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर इफ द सेल हैड डिप्लॉयड 2N नंबर of chromosome at G1 even after S phase the number of chromosome remain the same is at 2N। मतलब जो अगर सेल के अंदर, अगर हमारे अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स हैं, तो वो एस फेज के कंप्लीट होने के बाद भी वो 23 पेयर्स ही होंगे। ये नहीं होगी मीन्स 24 पेयर हो गया या फिर ऐसे करके 24 पेयर्स हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो रहेंगे तो 23, लेकिन जो अमाउंट है डीएनए का, मीन्स अगर मैं कहूँ कि एक क्रोमोसोम में जो अमाउंट है डीएनए का, वो मान लीजिए हम इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो C है अमाउंट है डीएनए का, वो जो है 2C डबल हो जाएगा। तो हमारे अंदर पहले से ही 2C है, तो वो इसको हम 4C, मतलब डबल हो गया तो उसको 4C बोल रहे हैं, ठीक है। इन द एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज द डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस, ओके, एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सेंट्रियोल कब कहाँ पे और कब डिवाइड होता है। तो जिस डीएनए का रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन दोनों का एक साथ होता है इस फेज में। ड्यूरिंग G2 द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रो कंटिन्यूस। जैसे अब जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है एम फेज में, जो प्रोटीन चाहिए उसके लिए G2 फेज होता है, गैप 2 होता है, वहाँ पे ये सारे प्रोटीन्स जिसकी ज़रूरत होती है माइटोसिस होता है। G2 फेज में जो प्रोटीन एम फेज में चाहिए सेल्स को डिवाइड करने के लिए, वो प्रोटीन आ जाती है, मतलब उसमें सिंथेसिस होता है। सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन। क्या होता है कि जैसे ऐसा नहीं कि सारी सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो ही हो रही हैं, जिनको ज़रूरत है वही ग्रो होता है, ओके। तो जो सेल्स रेस्टिंग फेज में होता है तो उसको हम G0 फेज बोलते हैं और क्विसेंट स्टेज कहते हैं, मीन्स सेल्स इनएक्टिव स्टेज में है, उसको ग्रो नहीं कर रही है, बस इतना ही बोला हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और सेल डेथ। क्योंकि सेल्स की एक सेल डेथ कैसे हो रहा है, कोई भी सेल्स की एक लाइफ होती है, ठीक है, वो उतना लाइफ
ख़त्म करके वो उसकी डेथ होनी ही होनी है, तो वहाँ पे नई सेल्स आएंगी। ठीक है, इस तरीके से। अब ये माइटोसिस डिवीजन जो है कहाँ पे होता है, जो सोमैटिक सेल्स होती है, मतलब जो नॉर्मल सेल्स हमारी हैं उसके अंदर जो आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा। और जो हमारी रिप्रोडक्शन वाली जो ऑर्गन है वहाँ पे हमें एक दूसरे तरीके का सेल साइकिल मिलेगा, उसको हम मियोसिस बोलते हैं। तो ये माइटोसिस हो गया। इसमें जो है एक डिफरेंस मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। यहाँ पे अगर माइटोसिस और मियोसिस देखा जाए तो माइटोसिस में अगर क्रोमोसोम 2n है, क्रोमोसोम अगर 2n है तो वो 2n ही रहेगा, लेकिन मियोसिस के केस में क्रोमोसोम n हो जाता है। ठीक है, नहीं तो सोचिए अगर हमारे ओवा में, ह्यूमन के ओवा में 2n है और स्पर्म में भी 2n है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4n बन जाएगा ना। तो इतना तो ये हमें गड़बड़ी ऐसी नहीं चाहिए, इसलिए इसको हम n कर देते हैं। तो यहाँ पे तो सेम होता है, इसलिए इसको माइटोसिस बोलते हैं और इसको मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस आगे आएगा। ओके, ठीक है। एमफेज देख लेते हैं। एमफेज में क्या क्या होता है। एमफेज के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, मतलब इक्वल डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये फेज अगर आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपको आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, आई थिंक सो। तो सर चलिए प्रोफेज देखते हैं, इसमें क्या होता है। तो प्रोफेज में क्या होगा कि जो सेल्स हैं उनको कैरियोकाइनेसिस करना है। ठीक है, तो अब जो डीएनए है ना वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो अब न्यूक्लियस के अंदर तो इतना स्पेस नहीं है कि वो क्या हो कि जो डीएनए है वो डुप्लीकेट हो जाए। तो क्या होता है, सबसे पहले जो है सेल्स जो है सेल्स का जो वॉल है, न्यूक्लियस का वॉल है, ठीक है, और जो सेल की बाहरी वॉल है वो भी ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, which is the first stage of karyokinesis of mitosis follows the G1 S and G2 phase of interphase. In S and G2 phase, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. Prophase are marked by initiation of condensation of chromosomal material. ठीक है, तो जो DNA है S फेज और जो सेल है S फेज और G2 फेज से आगे आ गई है। ठीक है, अब उसको डिवीज़न करना है तो प्रोफेज में आएगी। तो क्या होगा, जो पहले तो डीएनए जो है वो ऐसे अगर सेल है तो अगर जो न्यूक्लियस के अंदर वो इंटरवेंट रहती है, मतलब वो ऐसे खुला रहेगा, कोई इलाबोरेट रहेगी, खुले रहेंगे। लेकिन जब सेल साइकिल में इंटर करती है तो अगर ऐसा रहेगा तो इक्वली डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करता है, क्रोमोसोम जो है कंडेंसेशन का मतलब होता है कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है, जो अगर ये खुला हुआ है, मतलब ये सीधा है, उसको हम फोल्ड करके एकदम छोटे से में ले आए। ठीक है, इसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। जैसे कोई रस्सी है, उसको आप 2 मीटर की रस्सी है, हमारा डीएन जो है 2 मीटर लंबा है, उसको हमें बहुत ही कम उसमें ले आना है, छोटे से साइज़ में ले आना है, ताकि जब सेल डिवाइड करे, जब इसका डिवीज़न हो, जैसे बड़ी चीज़ को हैंडल करना मुश्किल होता है लेकिन छोटी चीज़ को हैंडल करना इजी होगा। यही एक कॉन्सेप्ट यहाँ कॉन्सेप्ट लग रहा है कि इस बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में चेंज कर दो, डेट इज़ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। मीन्स अनटैंगल्ड मीन्स पहले तो खूब उलझी रहती है, लेकिन जब कंडेंसेशन का प्रोसेस शुरू होता है तो अब अनटैंगल्ड नहीं, वो टैंगल्ड नहीं रहती, अनटैंगल्ड रहती, मतलब एक दूसरे से फंसे नहीं रहते हैं, वो अलग अलग रहते हैं। ठीक है, द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। अब यहाँ पे एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल हमने पढ़ा है। सेंट्रियोल जो होता है प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो सेंट्रियोल के अंदर 2 सेंट्रोसोम्स होते हैं। ठीक है, और जो सेंट्रोसोम है यहीं पे प्रेजेंट होगा, ऐसे रहता है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर रहता है एक दूसरे के। तो क्या होता है, ये जो है ये अब यहाँ मूव करने लगेंगे, अपोजिट पोल की तरफ आ जाएंगे। एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा। क्या क्यों आते हैं मैं बताती हूँ अभी।
क्योंकि ये जो है ना सेंट्रोसोम, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, डुप्लीकेट तो हो गया है। ठीक है, इसी दो दो है, दो पेयर में है, तो ये एक एक यहाँ पे आ गए। इंटरफेस नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क बाई फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इवेंट्स। तो क्या होगा पहले, अब अगर हम अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं कि सेल डिवाइड कर रही है और हमें पता करना है कि सेल किस स्टेज में है, तो हम ये सारे जो करेक्टर्स हैं उसको याद करके उसके अकॉर्डिंगली हम उसमें माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि देखें तो क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे मटेरियल कंडेंसेशन हो रहा होगा। जैसे सेल जो अगर सिंपल है मतलब रेस्टिंग में है तो उसके अंदर ये ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अगर प्रोफेज में है तो ये जो है कंडेंस मीन्स कम उसमें आने लगेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस कम होगा, लेकिन जो वो है वो बीच में कंडेंस हो जाएगा, मतलब छोटे उसमें आ जाएगा। और compact mitotic chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at centromere. तो प्रोफेज का बेसिकली अगर करेक्टरिस्टिक देखना है तो आपको कंडेंस्ड क्रोमोसोम दिखेंगे, मतलब वो अपने छोटे छोटे फॉर्म्स में कंडेंस होने लगेंगे। अब बहुत सारे क्रोमोसोम्स होंगे, 23 क्रोमोसोम अगर ह्यूमन की बात करें 23 पेयर्स होंगे, और यहाँ कहीं लाइक ये फाइनली इस फॉर्म में भी इस रूप में भी आ सकते हैं, यहाँ पे कि बीच में उनका सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड्स जुड़े हों। ये पूरे को हम क्रोमोसोम बोल देते हैं। और एक जो आपको इसमें दिख रहा है सिंगल जो आर्म है, सिंगल ये लाइक यहाँ से यहाँ तक, उसको हम क्रोमेटिड बोलेंगे। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। ठीक है, ये भी पूछते हैं कि अगर इतना क्रोमोसोम है, 5 क्रोमोसोम है, तो कितने क्रोमेटिड्स होंगे, तो 10 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे होता है। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। यू शुड राइट राइट और यू शुड रिमेम्बर दिस, आपको याद होना चाहिए ये चीज। और जो सेंट्रोसोम है, जो सेंट्रोसोम हमने अभी देखा था, सेंट्रोसोम न्यूक्लियस जब डीएनए जब कंडेंस हो रहा है, तो उसके साथ ही जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल पे मूव हो रहा है। इसका काम, जो सेंट्रोसोम का काम जो होता है, हमने सेल ऑर्गेनेल्स वाले में डिस्कस किया हुआ अच्छे से। उसमें क्या होता है कि जो सेंट्रोसोम है ना वो लाइक मान लीजिए ये एक ऐसी जगह है जहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे। स्पिंडल फाइबर्स कुछ नहीं होते हैं बेसिकली, ये प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल जो प्रोटीन्स होती है ना, माइक्रोट्यूब्यूल, स्पिंडल फाइबर जो होता है माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन जो होती है पॉलीमराइज होना शुरू हो जाती हैं, और वो जहां भी क्रोमोसोम होते हैं वहां पे जाके उसके काइनेटोकोर, जो यहाँ पे काइनेटोकोर होता है, काइनेटो अगर मैं क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम बनाऊं यहाँ पे, तो मैंने ये डिस्कस किया हुआ है उसमें, क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स में ये क्रोमोसोम होता है हमारा ऐसे करके। सो तो ये जो बीच में है इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आर्म्स, ये आर्म्स है, ये आर्म, उसको आर्म बोलते हैं, और पूरे को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। एक जो बाजू है, मतलब यहाँ पे अगर क्लियर देखें तो ये क्रोमेटिड्स होते हैं। ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमोसोम है ये, और ये क्रोमेटिड से अलग अलग। तो यहाँ पे ना से जो सेंट्रोमियर होता है वहां पे एक प्रोटीन होती है जिसको हम काइनेटोकोर बोलते हैं। काइनेटोकोर, दिस वो जो है एक जो ये है दोनों तरफ, जो सेंट्रोमियर है उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। और यहीं पे ये जो लाइक जो ट्यूब्यूल्स यहाँ से निकलती हैं, जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो जैसे अगर सेल तो ब्रेक हो गई है ऐसे, ठीक है, पूरे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस ब्रेक है, तो यहाँ पे एक सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम आ जाएगा, एक यहाँ पे सेंट्रोसोम आ जाएगा। और मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, यहाँ पे कभी मतलब क्रोमोसोम्स यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ से जो निकलेगा उसको ये जो जो कैरेक्टोकोर यहाँ प्रेजेंट है उससे बाइंड हो जाएगा, जो यहाँ से निकलेगा इसके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। ऐसे कर करके ये दोनों तरफ से ये दूसरे से अटैच हो जाती हैं, क्रोमोसोम जो है अटैच हो जाएंगे कैरेक्टोकोर के हेल्प से, ऐसा बनता है। तो चलिए ये आगे मेटाफेज जो सेकंड फेज है इसका, उसमें हमें देखने को मिलेगा।
यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें अगर हम सेल डिवीजन के टाइम देखते हैं सेल्स को, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन viewed अंडर द माइक्रोस्कोप वी डू नॉट सो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमें ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी क्योंकि ये फ्रेगमेंटेड हो जाती हैं, छोटे छोटे फॉर्म में वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, पूरे सेल्स में डिस्पोज होती हैं। जब सेल डिवीजन खत्म हो जाएगा तो ये फिर से एक दूसरे से के साथ पॉलीमराइज होकर अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, सेकंड फेज आ जाते हैं। सेकंड फेज क्या है? मेटाफेज है। अब मेटाफेज में, ठीक है, मेटाफेज में क्या होगा? अब यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर, पहले देख लीजिए आप स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। जो पहले डीएनए जो था ना इस तरीके से था, ये न्यूक्लियस है, यानी सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स थे, वो ऐसे एकदम से डिस्पोज थे पूरे न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जब प्रोफेज में सेल आता है तो ये जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस होने लगती हैं। ये अलग अलग आपको क्रोमोसोम्स दिख रही हैं जो अलग अलग कलर से इन्होंने दो, हमारे ह्यूमन के केस में 23 पेयर्स होती हैं, कन्वीनियंट के लिए इन्होंने केवल 2 क्रोमोसोम्स दिखाया है। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड क्रोमोसोम हो गया, ये फोर्थ क्रोमोसोम हो गया, ऐसे ही 23 पेयर्स हमारे पास क्रोमोसोम्स होंगी। तो ये कंडेंसेशन की फेज में चला गया है, वो कंडेंस होके और भी छोटा होगा और ये इस फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल क्रोमोसोम्स। ठीक है, बिल्कुल इस फॉर्म में, बीच में जो है एक कंस्ट्रक्शन होता है, उसको हम सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, ये और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख रहे हैं ब्रेकेज हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो गया है, तो ये लेट मीन्स जो प्रोफेज अब खत्म होने वाला है, तो ये ब्रेक होके यहाँ पे अब ये सारे अलग अलग हो जाएंगे, ये बिल्कुल फ्रेगमेंट होके चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब सेल जो है मेटाफेज में जाने वाली है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डिस्टिंक्शन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप जो है बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। एंड सेकंड माइटोसिस जब सेकंड फेज स्टार्ट होता है, हेंस द क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियस में ना होकर साइटोप्लाज्म में के अंदर साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। बाय दिस फेज द कंडेंसेशन क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। अब जब माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखेंगे, मेटाफेज का सबसे अच्छा जो स्टेज है जो हम इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, वो है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होती हैं बिल्कुल एकदम अच्छे से कंडेंस होती हैं छोटे छोटे फॉर्म में, जो उनको स्ट्रक्चर लेना होता है एल से, यू से, वी से। मैंने ये भी डिस्कस किया था सेल ऑर्गेनेल वाले में कि जो क्रोमोसोम होती है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर्स वो ऑक्युपाई कर लेती हैं ड्यूरिंग कंडेंसेशन। तो ये मेटाफेज का ही करेक्टर है कि जो सेल है एकदम से अपने क्रोमोसोम वाले फॉर्म में आ जाएगी। और जो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्या करेगा, ये एक सेंटर होता है जहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं। स्पिंडल फाइबर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो है बेसिकली ये जो आपको रेडिएटिंग फॉर्म में दिख रहा है ना, ये स्पिंडल फाइबर है। और ये जो है इस एक प्रोटीन का बना होता है, इसको फाइबर बोलते हैं, फाइबर की तरह दिखता है इसलिए लंबे लंबे होते हैं। और ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल इसको इस प्रोटीन का नाम है। जो ये प्रोटीन जिससे क्रोमोसोम्स अटैच्ड है, वो प्रोटीन जो है माइक्रोट्यूब्यूल है। और कैसे अटैच होती है अभी मैंने बताया, एक जो है काइनेटोकोर होता है, जो अगर हम ऐसे क्रोमोसोम को बनाएं, ठीक है, तो ये जो हमारा सेंट्रोमियर है, इस पे दोनों तरफ आपको एक पैडेड स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको हम काइनेटिक कोर बोलते हैं। काइनेटोकोर। ओके, इसी से ये जो स्पिंडल फाइबर है वो अटैच होती है। जो आपको यहाँ पे एक बंडल जैसा सफेद सफेद इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज काइनेटोकोर। तो हम इसको काइनेटोकोर मान सकते हैं, वो काइनेटोकोर्स ही है। जैसे कि क्रोमोसोम दोनों तरफ से अटैच होती है, देखिए यहाँ से भी एक एक इनके पास 2 है, इधर से इसको अटैच कर, एक इस पोल पे, एक इस पोल पे, इसको भी एक इस पोल पे, एक इस पोल पे। तो अब जब मेटाफेज होता है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, दिस इज मेटाफेज क्रोमोसोम्स, दिस इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम इज इजिली स्टडीड। मतलब क्रोमोसोम के हम स्ट्रक्चर को, मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। और एट दिस मेटाफेज इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स
विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। तो ये जो दो आपको दिख रही है वो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। पूरे को हम क्रोमोसोम बोलेंगे, क्रोमोसोम, लेकिन जो एक 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 जो आपको दो दिख रही हैं इसको अलग अलग हम क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिड्स हो गई। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द surface of centromere are called kinetochore, जिसकी मैं भी बात कर रही थी। These structures serve as the site for attachment of spindle fiber, जहाँ के स्पिंडल फाइबर जो है अटैच होता है। हम मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं यहाँ से बहुत सारे, ठीक है। टू द क्रोमोसोम डेट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। अब इनका काम, ये क्यों अटैच हो रहे हैं, इनका काम ये है कि अब जो जैसो सारे क्रोमोसोम इन्होंने अटैच कर लिए हैं उसको अब एक इनको मिडिल में लेके आना है, ओके, ताकि वो प्रॉपर तरीके से दोनों पे जो फोर्स दोनों तरफ से लगे वो इक्वल लगे और इक्वल सेपरेशन हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ ऐसा मतलब करने के लिए अब सारे क्रोमोसोम को ये मिडिल में एक प्लेन में ले आएंगे, ठीक है। मूव टू इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड by all the chromosome coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by the kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole, ठीक है। इसमें ये है, नीचे आके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है जैसे, देखिए सारे आगे हैं, एक क्रोमेटिड यहाँ से जुड़ा है, एक क्रोमेटिड यहाँ से जुड़ा है, एक क्रोमेटिड यहाँ से जुड़ा है, एक क्रोमेटिड इस पोल से, एक इस पोल से। ये पोल डिसाइड करेंगे, ये जो है आगे जाके एक सेल को देखिए जो डिवीजन होना है ना सेल का, तो आधे जो क्रोमोसोम है इस सेल को मिल जाएगा और आधे जो क्रोमोसोम है जो ये वाला पोल है जो अपनी तरफ डीएनए को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, वो एक सेल बनाएगा और जो दूसरी तरफ खींचेगा वो दूसरी सेल बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोनों को बीच में लाने का यही मकसद है कि दोनों पे जो दोनों पोल से जब फोर्स लगे ऐसे खींचे जाए, मान लीजिए आपके पास छोटा सा रस्सी है और आपके दोस्त के पास, और आपने दो एक चीज को अच्छे से पकड़ा हुआ है, तो छोटे से रस्सी से पकड़ा है तो आप तुरंत खींच लोगे, लेकिन जो बड़े रस्सी से उसने पकड़ा हुआ है आपके फ्रेंड ने, तो वो खींचेगा तो वो खींच नहीं पाएगा, बराबरी से कुछ भी मतलब जो चीज है वो बराबर भागों में बट नहीं पाएगी। तो इसीलिए इसको बीच में ले आना होता है ताकि वो दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगे और अच्छे से सेपरेशन हो जाए। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंटेक्ट रहे और इक्वल डिवाइड हो जाए इक्वली, और दोनों डाटर सेल्स को इक्वली मिल जाए, ठीक है। तो मेटाफेज का करेक्टर करेक्टर अगर हमें मेटाफेज पहचानना हो कि सिर्फ मेटाफेज में है कि हम क्या देखेंगे, फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर फर्स्ट है, एंड क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। इसको है ना ऐसे करके हम स्पिंडल इक्वेटर बोल देते हैं, इक्वेटर, ठीक है। तो ये है along मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। तो ये आपको इस तरीके से कुछ मेटाफेज के टाइम में आपको दिखेगी, और इसको हम ट्रांजिशन बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पूरे क्रोमोसोम एक साथ अलाइन नहीं हुए इक्वेटर पे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फेज आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है मैं बता देती हूँ क्लियर में। एनाफेज का मतलब है अलग अलग होना, एनाफेज इज अलग अलग, ठीक है, अलग अलग होना। तो अभी जो क्रोमोसोम यहाँ पे अभी अटैच्ड है ना, अब ये इधर खींचे जाएंगे, यहाँ इधर और ये इधर खींचे जाएंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। At the one set of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and two daughter chromatids, now referred as daughter chromosome of future daughter nuclei, begin their migration towards the two pole। अब ये जो है आगे इसमें देखेंगे आप, पिक्चर से हम क्लियर कर लेंगे। देखिए पहले तो यहाँ पे था मेटाफेज में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेटाफेज में यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, लेकिन अब जब एनाफेज में सेल जाती हैं तो जो क्रोमोसोम से जो अटैच थे काइनेटोकोर, वो अब जो स्पिंडल फाइबर है वो जो पोल की तरफ अपने आप को क्रोमोसोम को खींच लाएंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये पहले एक साथ वो जुड़े हुए थे, दोनों दोनों अलग अलग इक्वली अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं। ये एनाफेज का कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ देखिए कैरेक्टर क्या है, क्रोमोसोम स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट्स, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अब दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे अब बिल्कुल यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब दोनों क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हो गया, सेपरेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट जो है टेलोफेज होता है, फोर्थ फेज टेलोफेज होता है। इसमें क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ, ये फाइनल स्टेज है कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन का, कैरियो मींस न्यूक्लियस डिवीजन का, मींस डीएनए डिवीजन का। द क्रोमोसोम दैट हैड रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। अब ये इंडिविजुअल आपको नहीं दिखेंगे। अब फिर से जो प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा जो होता है टेलोफेज में होता है। मतलब अब जो क्रोमोसोम कंडेंस हुए थे वो क्या होगा, अब अब जो है खुलने लगेंगे वो, अब जैसे टेंगल्ड हो जाएंगे, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं रह जाएगी, उनका शेप नहीं दिखेगा। तो अब ये ऐसे हो गए, अब फिर से ये ऐसे 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 आपस में करके, और ये फिर ये दोनों ही हो रहे हैं, ये भी हो रहा है, ये भी क्रोमोसोम जो ये ऐसे डीएनए है वो खुल रहे हैं, ठीक है। और इन द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मैटर टेंड्स टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल। अब दोनों ही पोल पे पहुंच गए हैं। दिस इज द स्टेज which show the following key events. The chromosome cluster at opposite spindle pole and their identity is lost as discrete element. यहाँ पे हम देखिए अलग अलग दिख रहे हैं, बट अब यहाँ पे कोई अलग अलग नहीं दिखेंगे। न्यूक्लियर, अब जो न्यूक्लियर इन्वेलप जो ब्रेक हुआ था फिर से रिज्वाइन हो जाएगा, बन जाएगा एट द ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब दोनों के दोनों ये जो क्रोमोसोम है इसकी चारों तरफ न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा। ये आप देख रहे होंगे न्यूक्लियर इन्वेलप बन गया है। और जो जो गोल्गी बॉडी, ईआर और न्यूक्लियोलस, ये सारे गोल्गी बॉडीज पहले तो जो जो ब्रेक हो गई थी और डिस्पर्स हो गई थी पूरे सेल्स के अंदर, अभी दोबारा से रिफॉर्म हो जाएंगी। ये करेक्टरिस्टिक होता है। मीन्स टेलोफेज जो होता है प्रोफेज का हमेशा उल्टा होता है। प्रोफेज में जो न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी है, ईआर है, सारे ब्रेक हो जाते हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक हो जाता है। लेकिन इसमें टेलोफेज के अंदर और जो हमारा क्रोमोसोम है वो कंडेंसेशन की फेज में आ जाता है। लेकिन टेलोफेज के अंदर ये सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं, ऑर्गेनेल्स। और न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब क्रोमोसोम के डीएनए के चारों तरफ एक न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाता है। और जो डीएनए है फिर से डीकंडेंस, मीन्स पहले कंडेंस हुआ था, छोटे फॉर्म में आया था, लेकिन ये फिर से अपने एक्सटेंडेड फॉर्म में आ जाएगा। उसको डीकंडेंसेशन बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डीकंडेंसेशन का। और जब ये सिंगल सिंगल नहीं रहेंगी, अब ये बिल्कुल एक दूसरे से मिल के रहती है, ठीक है। अब ये हम आगे चलते हैं, इसमें साइटोकाइनेसिस देख लेते हैं। कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। कैरियोकाइनेसिस मतलब डीएनए का, कैरियोकाइनेसिस इज डीएनए का पूरा डिवीजन, डीएनए डिवीजन, रेप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब साइटोकाइनेसिस का मतलब है, अब साइटो का जो ये साइटोप्लाज्म है, इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। साइटोप्लाज्म ये अब डिवाइड होगा, उसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, karyokinesis, but the cell itself to divide into two daughter cell by separation of chromosome called cytokinesis, at the end of which cell division gets completed. जब तक कि साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तब तक ये अलग अलग दो सेल्स नहीं बनेंगी। जैसे यहाँ पे अलग अलग दिख रही है, यहाँ पे एक ही है। तो अब इसको साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। तो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने में प्लांट और एनिमल सेल में दो प्रोसेस चलती है। एनिमल सेल्स तो सिंपली जो है क्या होगा, यहाँ पे देख रहा होगा आपको, ये फरो, लाइक फरो बनने लगता है। एनिमल सेल्स, दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक अंदर की तरफ घुसती जाएगी, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये ऐसे, और ये इससे बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये फिर एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगी, तो एक वो बन जाएगा, फिर ये दोनों ऐसे अलग हो जाती हैं, ठीक है। जैसे गुब्बारा देखा है, कभी गुब्बारा को आपने फूंक लिया और उसको फिर बीच से पकड़ लो, तो वो जो है सेल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और उसको अगर आप काट दें, बांध के वहां पे बांध दें कुछ, और दोनों को काट दें, तो क्या होगा, अलग अलग हो जाएंगे उस तरीके से, ठीक है। इसमें एनिमल सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं है वहां पे। यहाँ पे लिखा है फरो ग्रेजुअली डिपेंड्स, जाएंगे जो फरो है ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड अल्टीमेटली ज्वाइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू, ठीक है। प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके पास सेल वॉल है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन भी यहाँ पे पड़ी हुई है, सेल वॉल है, ठीक है। तो उसको डिवाइड करने के लिए एक अलग मैकेनिज्म आता है, यहाँ पे हम देख लेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि सेल्स का सेल वॉल तो डिवाइड नहीं कर सकती। द सेल हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय रिलेटिव इनफ्लेक्सिबल सेल वॉल, ठीक है। देयरफॉर दे इनफ्लेक्सिबल, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है कि अंदर घुस जाए और फिर बाहर आ जाए। देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। इन प्लांट्स
वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड। मीन्स जैसे यहाँ पे तो प्लांट एनिमल सेल में तो ये बाहर से जा रही थी, लेकिन अगर अगर प्लांट सेल की बात करें तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे डिपोजिशन शुरू होने लगता है अंदर से बीच में गोल्गी बॉडी जो होती है वहां पे ले आके जो लाइक सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है उस मटेरियल को यहाँ पे ले आके डिपोजिट करने लगता है, और फिर ये करते करते यहाँ पे यहाँ तक ला देगा, तो ये एक दूसरे से ज्वाइन हो जाते हैं और फिर ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसको फर्मे फर्मोब्लास्ट भी कहते हैं, इसको इसका एक नाम देते हैं। फिर ये क्या है, so exit lateral wall. The formation of new cell wall begins with the formation of single precursor called cell plate that represent the middle lamella between the wall of two adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastid get distributed between the two daughter cells. In some organism, karyokinesis is not followed. अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको हम सेल प्लेट बोलते हैं, जो डिपोजिशन होने लगता है धीरे धीरे, स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि सेल डिवीजन शुरू हुआ फिर हुआ, ये पहले से ही होता रहता है। यहाँ से डिवीजन शुरू होने के बाद इसको हम एक नाम देते हैं, थर्मोप्लास्ट है आई थिंक, मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है नाम, लेकिन थर्मोप्लास्ट करके कुछ बोलते हैं इस फिनोमेना को, और अलग अलग हो जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं कि कुछ सेल्स जो होती हैं केवल डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो अगर आप जो नारियल हम लोग नारियल पानी पीते हैं ना, वो जो लिक्विड होता है वो लाइक सेल्स होती हैं, क्योंकि उनकी चारों तरफ कोई वॉल नहीं होती है, मतलब उनका साइटोकाइनेसिस जो है नहीं हुआ रहता है, केवल कैरियोकाइनेसिस हो जाता है। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, लेकिन जो सेल के चारों तरफ जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं होता। तो एक साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसा करके, जैसे अगर मान लीजिए वॉल प्लाज्म साइटोप्लाज्म को डिवाइड ना किया जाए, केवल न्यूक्लियस को, तो क्या होगा, अलग अलग न्यूक्लियस बन के ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ अगर केस देखें तो यहाँ दो है, फिर से डिवाइड होगा, ये मान लो फिर से डिवाइड करना शुरू हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे जब ये फिर से मान लीजिए न्यूक्लियस से फिर से डिवाइड करना शुरू कर दे, फिर से यहाँ दो बन जाएंगे, तो ये इसी सेम ही साइटोप्लाज्म में रहेंगे ना, ये जो साइटोप्लाज्म ये भी दो में डिवाइड हो जाए, फिर ये फिर से दो दो में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे करके कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। और वही जो हम लिक्विड पीते हैं वो एक एग्जांपल है, इस उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, केवल केवल कैरियोकाइनेसिस हुआ है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया माइटोसिस का। अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होता है। सो कहाँ ये जरूरी है, तो माइटोसिस इज इक्वेटोरियल डिवीजन, इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, is usually restricted to diploid cells. However, in some lower plants and some social insects, haploid cells also divide by mitosis. It is very essential to understand the significance of this division in the life of the organism. Are you aware of some examples? एक यहाँ पे एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट। जो बी होती है ना, जो मधुमक्खियां होती हैं, उसमें जो मेल होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है, ठीक है, और जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है। ओके, तो ये एग्जांपल हो गया। Mitosis usually results in production of diploid daughter cells. ये हमेशा मतलब जहां भी हमें सिमिलर शेप और मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी दोनों सिमिलर सेल्स, मतलब एक सेल है उसको दो सेल में डिवाइड करना है लेकिन उसका फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी दोनों सेम होना चाहिए, तो वहां पे हमेशा माइटोसिस डिवीजन ही होता है। और एक चीज है फिर कि सेल को डिवाइड क्यों करना है, जैसे अगर सेल तो ग्रो कर रही है, ओके, मान लीजिए ग्रो कर रही है, तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म जो है बड़ा होता जाएगा, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो तो छोटा ही है, उतना ही बड़ा है, उतने में ही उसका डीएनए है, तो इसका जो न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म रेशियो होता है जो कि वो कम हो जाएगा, तो जो न्यूक्लियस है ना इसमें पूरे पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसका कंट्रोल नहीं रह जाएगा। जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ
मुझे अपने दूसरे, मान लीजिए मैं एक घर, मेरा दूसरी जगह है, मैं दूसरे घर में बैठी हूँ, मैं इस रूम का कर लीजिए, अगर मान लीजिए हम सेकंड रूम एक एक रूम के अंदर मैं हूँ और कोई और भी है, मुझे कंट्रोल करना है उस इंसान को, तो इट विल बी इजी टू कंट्रोल ना, कि हाँ चलो वो क्या कर रहा है मैं देखती रहूंगी, कैसे कर रहा है, सब कुछ ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन मान लीजिए वो जो दूसरा पर्सन है वो दूसरे रूम में बैठा हो, तो मैं यहाँ से बैठ के नहीं देख पाऊंगी ना, क्योंकि काफी दूर हो गया वो, मुझे बार बार मैं नहीं जा सकती, मुझे मेरा तो जगह स्टेबल है। ऐसे ही न्यूक्लियस का केस में होता है कि अगर सेल्स बड़े हो जाएंगे तो वो न्यूक्लियस जो है उस पर कंट्रोल नहीं रख पाएगा। तो इसलिए जो न्यूक्लियस क्या करता है, सेल्स को सिग्नल देता है कि सेल को डिवाइड करो, सेल को डिवाइड करो, ताकि उसका उसका अपना न्यूक्लियस हो जाएगा और यहाँ पे इसका अपना न्यूक्लियस हो जाएगा। तो जो सेल में जो प्रोसेसेस हो रही हैं कोई गड़बड़ी ना हो, उसको देखने के लिए वो न्यूक्लियस अच्छे से कंट्रोल कर सकता है सब कुछ। ये होता है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। चलिए हम यहाँ पे यहीं पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोसिस देख लेंगे। तो चलिए so okay, take care, and if you like the videos, and so you can like, share and subscribe the channel for getting the new videos as well। मतलब आप, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। चलिए हैप्पी रहिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए और नॉलेज गेन करते रहिए, कंटिन्यूअस नॉलेज। कलाम जी कहते हैं कि हमें कंटिन्यूअसली नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, और हमारा एक गोल होना चाहिए और हमेशा कंटिन्यूअसली उसको अचीव करने के लिए नॉलेज इकट्ठा करते रहना चाहिए, ताकि हम तभी हम अपने लाइफ में उस गोल को अचीव कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।